Hello everyone, this is Syed Usman. Currently, I'm a second year MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और आज हम मिलेंगे सालेह हयात से, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। जामिया से इन्होंने अपनी 12th करी है और इनके अभी नीट 2024 में 685 मार्क्स आ रहे हैं। और मैं इनसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि ये एक हाफ़िज़ भी हैं और ऑलमोस्ट पूरे आलिम भी है ना? ऑलमोस्ट पूरे आलिम कहना ज़्यादा सही रहेगा। 5 साल इन्होंने मौलवियत की भी तैयारी कर रखी है और पूरे हाफ़िज़ भी हैं ये। और इन्होंने 12th अपीयरिंग में 685 मार्क्स स्कोर करे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई फ़ैसिनेटिंग कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा और 9th क्लास में एडमिशन लेके 4 साल के अंदर 9, 10th, 11, 12th के साथ-साथ नीट का भी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, वो भी 685 मार्क्स के साथ। और अब इनका हम होप करते हैं कि सेकंड या फिर थर्ड राउंड में दिल्ली में एडमिशन इनका हो भी जाएगा। अब इनसे सुनते हैं कि इन्होंने कैसे-कैसे सारी चीज़ें करी, अपने बारे में बताइए साले। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा नाम सालेह हयात है। वैसे तो मेरी पैदाइश दरभंगा में ही हुई थी, बिहार में, लेकिन 2017 से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो पैदाइश के कुछ सालों के बाद ही मैं हिफ़्ज़ करने पटना आ गया था और पटना में मैंने हिफ़्ज़ किया है और हिफ़्ज़ करने के बाद पूरे मुकम्मल करने के बाद मैं वापस चला गया था दरभंगा और 1 साल मैंने आलिमियत का पहला साल वहाँ गुज़ारा था। और 1 साल आलिमियत करने के बाद मेरी फ़ैमिली दिल्ली में रहती थी, इस वजह से मुझे लगा कि शायद मैं भी दिल्ली आ जाऊँ तो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि मेरी पूरी फ़ैमिली यहीं रहती थी। तो मैं वापस दिल्ली आ गया 2017 में, 2016 के आखिरी में या 2017 में। तो आकर मैं यहीं पर एक मदरसा है सनाबिल, जामिया इस्लामिया सनाबिल, तो वहाँ पर एक एंट्रेंस होता है उसका भी, तो वो मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रैक हुआ। तो उसके बाद मेरी आलिमियत की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ ऑलमोस्ट 5 साल गुज़ारने के बाद मतलब 6 साल की आलिमियत होती है। तो 5 साल गुज़ारने के बाद मैं वहाँ से मतलब लॉकडाउन पड़ गया और लॉकडाउन में उस वक़्त मदरसा उतना वेल डेवलप नहीं था। बाद में हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, लेकिन उस वक़्त नहीं था जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि शायद मैं कोई और लाइन में अगर जाऊँ, मतलब एंट्रेंस की तैयारी करूँ, तो शायद मेरे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम रहेगा। तो आपने सुना होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया। हुँ, तो हुँ। वहाँ स्कूलिंग भी है मतलब पूरी। तो उसके स्कूल का एंट्रेंस होता है 9th का, तो मैंने वो 9th का एंट्रेंस दिया उस वक़्त। तो मेरे लिए थोड़ी-सी अलग प्रॉब्लम थी इस वज़ह से क्योंकि मैंने ट्रायंगल को मुसल्लत पढ़ा था और स्क्वायर को मुरब्बा पढ़ा था। तो उसी तरह से मुझे पूरी चीज़ें पहले उर्दू में पढ़नी पड़ी थी। फिर उर्दू के बाद इंग्लिश में पढ़नी पड़ी एनसीईआरटी, फिर गाइड को भी उर्दू में अच्छा, जो फिर आपने इंग्लिश में 9th में पढ़ना एडमिशन पड़ा। लिया, वो हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, क्या था? नहीं, नहीं, वो इंग्लिश मीडियम ही था। इंग्लिश वो मीडियम, तो इंग्लिश मतलब था। काफ़ी प्रॉब्लम तो हो रही होगी उस टाइम पे आपको, है ना? जी। अच्छा, मैं तो बता दूँ पूरी वैसे उर्दू और को मुझे सबको बता दूँ मैं कि हाफ़िज़ का मतलब होता है कि पूरे कुरान को बिना देखे याद करना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, तो पूरे कुरान करीम को बिना देखे याद करना, जो इन्होंने याद कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, ठीक है? तो वो चीज़ कम से कम 3-4 साल ले जाती है, कम से कम आराम से 3 साल, 4 साल ले जाती है। जी, तो वो कर रहे थे वो पहले। और मौलवियत का मतलब होता है जैसे कि हम अपनी जो दीन की किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि हर किसी की कोई ना कोई किताबें होती हैं। तो उसमें हदीस की किताबें होती हैं, कुरान करीम का मतलब जानना, अरबी सीखना, फ़ारसी सीखना, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो एट लीस्ट 5 साल तो उन्होंने उसमें भी दिए हैं, 6 साल दिए क्योंकि 1 साल तो वहाँ पे दिया था आपने बिहार में। तो 6 साल आपने उसको दिए, 3-4 साल अपने कम से कम हाफ़िज़े को दिए अपने। उसके बाद ये दिल्ली आ गए इन्होंने 9th क्लास में, मतलब दिल्ली तो पहले ही आ गए थे, लेकिन 9th क्लास में फिर इन्होंने जामिया में एंट्रेंस दिया, जो इनका क्लियर हो गया। अब आगे बताइए? तो 9th के बाद जैसे नॉर्मल लोगों की स्कूल की जर्नी होती है, घूमना-फिरना, स्कूल जाना, मस्ती करना, तो मेरी थोड़ी-सी अलग जर्नी थी। क्योंकि 9th में मैं जैसे गया, तो सिर्फ़ एडमिशन करने के लिए स्कूल में गया था, वरना बाकी ऑनलाइन ही गुज़रा था मेरा। तो 9th पूरा ऑनलाइन गुज़र गया, 10th पूरा ऑनलाइन गुज़र गया। लास्ट में बस बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने के लिए ऑफ़लाइन गया था, वो भी शायद एक नाम के लिए ही था महज़, कि बस गया और बोर्ड्स का एग्ज़ाम देके आ गया। तो बोर्ड्स में मेरे 96% आए थे, तो ठीक ऐसे था। इतने कैजुअली तुम कह तो रहे हो 96% आ ऑफ़लाइन गए का तुम्हारे। फ़ायदा जी, तो ऑफ़लाइन बस एग्ज़ाम हुआ, बाकी पूरा 9th और 10th ऑनलाइन गुज़र गया। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी स्कूल जर्नी ज़िंदगी की अब तक की ही नहीं थी अभी और तक मेरे नहीं की। 10th हो चुके थे। क्या बात जी। है! फिर उसके बाद 11th में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जॉइन किया और स्कूल स्टार्ट हुआ ऑफ़लाइन। अच्छा, आपने तो ऐसा मुझे क्यों पता सोचा कि चला आपको अच्छा साइंस साइड लेनी चाहिए? नहीं मतलब 9th में जो मेरे दोस्त थे ना,
मतलब कुछ मेरे स्पेसिफिक दोस्त थे, जिनसे मैं ऑफ़लाइन में मिला करता था। मतलब ऑनलाइन में तुझे ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त थे। तो ऐसा हो गया था कि हर शाम मैं एक दोस्त से जाता था चाय पे मिलने के लिए, तो वो रोज़ चाय पे बुला लेते थे। तो अब वो रोज़ मुझे मोटिवेट करते, वो बताते थे कि साले तुम्हें पता है, मेरे जो एक दोस्त हैं, मेरे ये भाई हैं, वो एमबीबीएस कर चुके हैं, मेरे ये वो वहाँ हैं। तो मैं भी थोड़ा-सा मोटिवेट होने लगा कि अच्छा नीट देना मतलब एक टफ काम है और टफ चीज़ों में जाना थोड़ा-सा एडवेंचरस होता है और मज़ा आता है। तो मैंने भी सोचा मैं भी दूँगा ऐसा कोई एग्ज़ाम तो। तो वो 2 साल तक मुझे जो लगातार मोटिवेशन देते रहे बैठकर चाय पे कि तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो मैं भी मोटिवेट हो गया हाँ, सही बात है, नीट में कुछ तो रखा है। और बगल में मेरे पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स की भी यही ख़्वाहिश थी। मतलब मेरी अम्मी की ख़्वाहिश थी कि हाफ़िज़ बने, आलिम बने, तो मौलाना लग जाएगा उस नाम पे। और मेरे अब्बू की ख़्वाहिश थी कि डॉक्टरी लाइन में जाए। तो दोनों की ख़्वाहिश मैंने थोड़ा-सा सँभालने के चक्कर में मैंने सोचा इस लाइन में भी अगर इंटर कर लूँ तो दोनों को रख लूँगा मैं। तो 11th में मैंने साइंस ले ली थी। फिर उसके बाद मैं जब स्कूल में गया तब मुझे पता चला अच्छा यहाँ पता नहीं हेड बॉय होता है, फिर पता नहीं कुछ एक्टिविटीज़ वग़ैरह होती हैं, मुझे इतना सारा कुछ पता नहीं था। तो मैं वहाँ गया फिर उसके बाद देखा इतने सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, ये होता है, वो होता है, तब बेसिकली मुझे 11th बहुत में जब न्यू आप चीज़ गए लगी। 11th में जब आपने एडमिशन लिया 11th में जब आप गए तो पहली बार आपका स्कूल में एनकाउंटर हो रहा था लोगों से ना? जी। और इवन मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि नर्सरी और फर्स्ट क्लास कब होती है, मतलब एलकेजी भी होता है, नर्सरी भी होती है, तो कौन पहले क्या बाद में, मुझे ये इवन अब भी नहीं पता है। तो मेरा बहुत फेज़ बढ़िया, ऐसा है थोड़ा-सा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। 11th में मैंने स्टार्ट किया तो और द 10th तक मुझे कोचिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मतलब कोचिंग क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। तो 9th मुझे 10th लगा में था आपने कि पढ़ा शायद कैसे वो था? स्कूल में ही? स्कूल के जो पढ़ाया था? नहीं, नहीं। इस शाम की हाँ, स्कूल में मतलब ठीक है, वैसे ही जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है, वैसे ही थी। लेकिन एस चाँद की बुक आती है वो 9th और 10th के लिए साइंस की। तो मैंने एस चाँद की इतनी मोटी-मोटी बुक आती है, जैसे एचसी वर्मा वगैरह आती है हुँ, वैसी। हुँ। तो मैंने उसको लाइन बाय लाइन पूरी बुक पढ़ डाली थी एस चाँद की और जितने भी 100 डेढ़ 100 क्वेश्चन्स आते हैं, सारे कर दिए थे। तो ऐसे मेरा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स थोड़े अच्छे बन गए थे। इस वजह से मतलब मेरा बेस ठीक हो गया था। लेकिन फिर बहुत भी सही। कहीं न कहीं कमज़ोर रह ही जाता है क्योंकि 8th तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। तो 11th में जाकर मैं देखा कि अच्छा ऐसे-ऐसे पढ़ना पड़ता है सबके लिए। तो वो इस मैंने सोचा सबसे पहले कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता था कि पीडब्ल्यू और आकाश ये सब इतने बड़े-बड़े नाम होते हैं। तो उसकी मतलब फ़ीस होती है 1.5 लाख, 2 लाख इतनी हाई फ़ीस होती है और दिल्ली है तो दिल्ली में तो और ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स का इतना पैसा खर्च ही क्यों करना है? एक लोकल कोचिंग है घर के पास, आने-जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, चुपचाप ले लूँगा। तो मतलब मैं उस वक़्त बहुत सारे कोचिंग में गया था। आस-पास के जितने भी कोचिंग है सब में डेमो लेने गया, लेकिन मुझे कोई सेट ही नहीं करता था, कि जिसमें बैठ जाऊँ तो हो जाए। और सही मानों में बात यही है कि लोकल कोचिंग कभी भी परफेक्ट थोड़ी होते हैं, मतलब कहीं न कहीं थोड़ी-सी खराबी रह ही जाती है। लेकिन एट लास्ट मुझे एक कोचिंग मिला जो कि मेरी तरह था, मतलब सब कुछ था, तो मैंने वहाँ जॉइन कर लिया और वहीं से तैयारी शुरू की। कौन-सी कोचिंग थी वो? यहीं पे है टैलेंट ज़ोन करके नाम। टीचर्स का नाम क्या था आपके? मेरे बायोलॉजी के सबसे फ़ेवरेट टीचर थे, वो हैं तोमर सर और तोमर सर बायोलॉजी के हो गए और फ़िज़िक्स के लिए 2 टीचर थे। मतलब पहले काशिफ़ सर थे, बाद में केपी सर मतलब उनको शॉर्ट में केपी सर ही बुलाते थे और उन दूसरे वाले को काशिफ़ सर बुलाते थे। तो कमलेश पांडे सर, केपी और काशिफ़ सर, तो 2 टीचर उसके लिए हो गए और केमिस्ट्री के लिए मेरे टीचर्स थोड़े-से मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती हैं, तो केमिस्ट्री के एक परमानेंट टीचर उतने थे नहीं, मतलब बदलते रहते थे हर 3-4 महीने पे, तो इसलिए मैं एक का नाम नहीं ले सकता उसमें। चलो, फिर अब बेसिकली अब ये बताओ मुझे कि आपने मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ा, सारा ऑफलाइन ही पढ़ा है? हाँ, मतलब ऑफ़लाइन थोड़ा पढ़ा, लेकिन ऑफ़लाइन पूरा नहीं पढ़ पाया था। जैसे 11th मेरी वेस्ट चली गई थी पूरी। 11th मैं पढ़ नहीं पाया था पूरा। मुझे पता ही नहीं था कि क्या गाइड होता है, कैसे पढ़ा जाता है। इवन मैं कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था मैं अपने कोचिंग के और वो कोचिंग के मॉड्यूल जेईई लेवल के थे। तो 11th लास्ट तक मैंने जेईई के पीवाईक्यूज़ कर लिए थे, लेकिन नीट में जब आता था तो फँस जाता था, क्योंकि मैंने अलग ही लेवल का पढ़ लिया था और नीट का ही नहीं पढ़ा था। मैं हाई पढ़ते-पढ़ते भूल गया कि नीट करना है मुझे। तो 12th में मैं जब एंटर किया था तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है वो वाला चैप्टर। तो जब 12th में मतलब 11th में मेरे 87% मार्क्स थे। तो वो थोड़े अच्छे हैं मतलब 87।
तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जब मैंने उठाया तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था ये कौन-सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कहाँ है, कैसे सॉल्व हो, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो मैं स्कूल के एग्ज़ाम्स तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, रियल बात तो यही है। तो 87 लाने के बाद भी मुझे जब 11th की फिज़िक्स उठा रहा हूँ तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मुझे टाइम टेबल बैठ के बनाना पड़ा कि हफ़्ते में मुझे स्कूल भी जाना है सुबह 7 से लेकर 1:30 बजे तक, फिर 2 बजे आ जाओ, फिर 3 बजे कोचिंग जाओ, फिर 3 से 7 तक कोचिंग है, तो सुबह 7 से शाम 7 तक तो मेरा वैसे ही बिज़ी था। अब उसके बाद आना, फिर उसके बाद कोचिंग का पढ़ना, फिर उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करना। मैं 1 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था, ऐसा नहीं कि 1 दिन में 1 ही सब्जेक्ट, मैं 1 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था। और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के फ़ायदे हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने से थोड़ी-सी एफिशिएंसी मुझे कम लगती है। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना, फिर 11th रिवीज़न के लिए उसका मॉड्यूल बनाना, तो उस सब के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया था और जिसे मैं फ़ॉलो करता था। ऐसा टाइम टेबल था जो फ़ॉलो किया जा सकता है। बस मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं स्कूल को थोड़ा बढ़ा दूँगा, तो बाकी चीज़ें कम हो जाएँगी या फिर किसी एक को बढ़ा के घटा नहीं सकता था। इसलिए मैंने सबसे एक चीज़ घटा दी, वो है सोना। मैं 3-4 घंटे सो लेता था या फिर कभी एक दिन सोता ही नहीं था। तो वैसे मैं अपने टाइम को मैनेज कर लेता था कि 24 घंटे में से अगर 4 घंटे ही सो रहा हूँ, तो 20 घंटे मैं एफ़िशिएंट काम में लगा दूँगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे स्कूल में मैं मैनेज करने का ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह कि स्कूल में मैं हेड बॉय बन गया था 12th में आकर। तो स्कूल के काम को भी मैनेज कर लेता था। फिर उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती, उन सब में पार्टिसिपेट किया था। इवन जब डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था पूरे ओवरऑल दिल्ली में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे स्कूल्स में फर्स्ट आया था, डिबेट कॉम्पिटिशन में। तो उसके लिए तैयारी करना और स्कूल में जितनी भी प्रैक्टिसेज़ होती थी, असेंबली सँभालना या वो जो भी कहते हैं ना कि लोग के स्कूल की एक्टिविटीज़ में जाने के बाद बच्चा फँस जाता है। तो मैंने वो सारे काम किए थे बस ये प्रूव करने के लिए कि कोई अगर मेहनत से करता है, तो वो दोनों को सँभाल सकता है। वरना 9th में मेरे टीचर्स कहा करते थे कि जो बच्चा इस लाइन में चला जाता है, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो मैं समझता था कि नहीं, वो भी वही कामयाब हो सकता है जो दोनों तरफ जाएगा। वरना बच्चे बहाना लगा देते कि मैं इस काम में था, उस काम में था, वो हमेशा बहाना यूज़ करते रहते हैं। इसलिए बस मुझे थोड़ा उसी को ब्रेक डाउन करना वैसे पड़ता जैसे है। आपने डिबेट के बारे में बोला तो मुझे पता है कि डिबेट आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपने 5 साल 6 साल मौलवियत को दे रखे हैं और आप हाफ़िज़ भी हो। जी, मुझे पता है क्योंकि मेरे भी दोस्त हाफ़िज़ हैं, कारी हैं, वो शायरी और डिबेट और इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहते हैं, मैंने देखा है वो। तो वो चीज़ तो है ही अच्छी। बाकी यार अब बहुत मज़ा आया मुझे आपकी स्टोरी सुनने में और लिटरली यार मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आपने 4 साल के अंदर इतना चेंज लेकर आए अपने अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 4 घंटे सोना, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्रगल तो यही है 4 घंटे सोना, 3 घंटे सोना। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें तुमने करी हैं, जिसकी वज़ह से तुम यहाँ पर पहुँचे हो। और यार मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे तो मतलब मैं तो हैरान हूँ, लिटरली हैरान हूँ। मैंने भी वैसे 9th तो में एडमिशन लिया मैं था। मैंने भी 9th में एडमिशन लिया था अपना पहली बार मतलब कि मैंने 3 साल छोड़ दिए थे। मैंने 5th क्लास में एडमिशन लिया था अच्छा, पहले, 5th क्लास छोड़ के 3 साल मैंने हाफ़्ज़ा करा था, उसके बाद मैंने 9th में एडमिशन ले लिया था। 10th मैंने करी, फिर 12th मैंने करी, लेकिन मैंने 11th-12th में नीट की तैयारी नहीं करी थी। मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट करी थी नीट की तैयारी। तो 2 साल मुझे वो एक्स्ट्रा लग गए थे। तो वो तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन तुमने जो करा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यार एक चीज़ बता दो मुझे मतलब कि अब जो नीट 2025 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनको क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए? जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर बता दो कि उनको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या फिर क्या-क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए? नीट 2025 के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस बार जो मैंने कट ऑफ का रोल देखा है ना, तो कट ऑफ तो हमेशा इंक्रीज़ होता है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा कट ऑफ। तो अगर इस बार 650 कट ऑफ जाता है, तो जो सिंपल सी बात अगर कही जाएगी तो वो 655 या 660 तक कट ऑफ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा एम बनाना ही है, तो वो 720 का एम बनाइए। मेरे साथ बहुत ड्रॉप लेने वाले बच्चे थे, जिनके हुँ, 4-5 साल ड्रॉप हैं। लेकिन सबका एम ये रहता था कि 650 आ जाए, 660 आ जाए, 680 आ जाए। तो इससे क्या होता है कि अब जब आप पेड़ का सोचते हो, तो आप ज़मीन पे गिरते हो, पहाड़ का सोचते हो तो पेड़ पे गिरते हो। तो मैं आसमान का सोचता था कि पहाड़ पे गिरूँ। इसलिए मैं हमेशा 720 सोचता था कि गिरूँगा तो 700 या 680 इसी सब पे गिरूँगा। लेकिन वो लोग जो सोचते थे वो 650 सोचते थे, अब उनके 640 आ गए। तो अब तो उनका सिलेक्शन नहीं होने को है। इसलिए हमेशा अपने टारगेट को ऊपर रखिए और कट ऑफ ऊपर जाने वाला है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और अपने लिए कोई बहाना मत चूज़ कीजिए कि मुझे ये काम करना पड़ता है। अभी मैंने देखा एक समोसे बेचने वाले ने क्या नीट क्रैक कर लिया। तो मैं वो सोच रहा था कि जब वो कर सकता है, वो भी नीट 2024
तब तो आप नीट 2025 या आने वाले किसी भी नीट को आराम से क्रैक कर सकते हो बिना बहाना चूज़ किए। और यही सारी चीज़ें जो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान देना कि बहाना ना बनाना, टाइम को हमेशा मैनेज करके रखना, हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग मैं सोने से पहले 1 घंटे तक चल लेता था और चलते-चलते सोचता था कि क्या करना है, क्या करना चाहिए कल? अगर ये हो रहा है तो मैं मार्क्स कैसे इम्प्रूव करूँ? इवन मेरे 600 जब मतलब मैं हमेशा टारगेट 720 रखता था, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे-छोटे टारगेट बनाता। जैसे मैं जब मेरे 500 आ रहे थे, स्पेशल बात मेरे में मैं बताऊँ, तो 11 तक मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में 300 आ रहे थे, 11 तक। हाफ 12 तक मेरे मार्क्स 400 के नीचे थे, हाफ 12 तक। उसके बाद भी मैं सोच रहा था कि अब भी क्या हो सकता है मेरा? तो भी मैं अपने आप को दिलासा देता था कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा, तुम मेहनत करते रहो। मैं हाफ 12 के बाद फिर आया, फिर पीडब्ल्यू का मॉक टेस्ट जॉइन किया था मैंने एआईटीएस। तो पीडब्ल्यू के एआईटीएस में मैंने सोचा पीडब्ल्यू का तो टेस्ट ईज़ी होता है, वो तो मैं ईज़िली क्रैक कर जाऊँगा, वो ये कर दूँगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैं चला गया। तो मैं सोच रहा था कि 600 मेरे साढ़े 600 आ जाएँगे, मैं ऐसा टारगेट किए हुआ था। लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो मेरे 500 भी नहीं थे उसमें। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा, उससे मैं ये एक सीख सीखा कि अगर आप टारगेट बड़ा रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टारगेट के लिए आपको छोटे-छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे कि अगली बार 520 लाओ, 530 लाओ, 40 लाओ, ऐसे नहीं डायरेक्ट 600 सोच लो, तब बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो ऐसे सारी अगर मैं अपनी बात करूँ तो रमज़ान में मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी थी रमज़ान वाली। मेरा एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था, तो उसपे एक मेरा दोस्त है तो उसने आपकी वीडियो भेजी। तो उसने बोला सवाल है तुम्हारे लिए कि तुम रमज़ान में सोच रहे थे ना कि तरावी पढ़ानी है या क्या करना है? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर्स से तरावी पढ़ाते आ रहा हूँ। तो इस साल मैं बहुत कन्फ्यूज़ था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मैं तरावी पढ़ाऊँ या क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो उसी वक़्त उसने ग्रुप में वो वीडियो भेजी, तो मैंने सोचा अगर ये कर सकते हैं रमज़ान में पूरी मतलब तरावी पढ़ा रहे हैं और आपने कहा था कि मैंने 1 साल सोचा कि तरावी नहीं पढ़ाता हूँ नीट की वज़ह से, तो उस साल नहीं हुआ था। लेकिन अगले साल मैंने पढ़ाई तब हो गया था। तो सही बात मैंने है। सोचा अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं मुझे लगेगा इसी वज़ह से नहीं हुआ और अगर हो गया तो लगेगा उसी वज़ह से हो गया। तो मैंने चुपचाप तरावी पढ़ानी शुरू की, तो आप समझिए वो नीट का पीक टाइम चलता है उस वक़्त, मतलब मार्च-अप्रैल में। हुँ, तो उसके सुबह बाद जो है में ना बस 7 कुछ बजे से 1 लेके महीने के करीब बचता है। और उस वक़्त मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, तो सुबह मैं बोर्ड्स दे के आता था। शाम में मैं नीट का मॉक टेस्ट देता, रात में तरावी पढ़ाता और फिर रात में तैयारी करता था। तो टाइम मैनेज जब करने आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब चाहे रमज़ान हो, तरावी पढ़ाना हो, वो सारी चीज़ें और मेरे 92% आए अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग अगर करो तो अच्छी हो ही जाती है। मज़ा आ गया यार, तालियाँ तुम्हारे लिए, मज़ा ही आ गया लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया तुमने बातें बताई है ना मतलब मैं मोटिवेट हो गया तुमसे सुन के तो यार लिटरली बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम जल्दी, तुम तो दिल्ली में ही हो, हम भी दिल्ली में हैं, है ना? कभी आओ अगर सफदरजंग जी, हॉस्पिटल, जी। ठीक है? तो ज़रूर मिलना मुझसे। लास्ट में मैं यही कहूँगा हैं? कि होती नीट वालों से यही कहूँगा कि नीट वालों का कोई साथी होता नहीं है। अगर आपको कभी लगे लोनली हैं या फिर कोई, तो आप ये सोचिए नीट वालों के पेरेंट्स भी नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स भी कब तक आपका साथ देंगे, टीचर्स भी हमेशा रहते नहीं हैं। तो आपको जब भी कभी अकेला लगे तो ऊपर वाले को याद किया कीजिए कि वो है और आप हैं। आप ही दोनों के बीच सारी बातें हैं। नीट का इतना सारा इस बार हुआ है, मुझे खुद इतना डिमोटिवेशन फ़ील हुआ, लेकिन मेरी बातें सिर्फ़ उसे ही पता है और मुझे ही पता है, बाकी कोई और समझने वाला नहीं है। सही बात इसलिए है। अपनी सारी शिकायतें से किया कीजिए और बाकी किसी को ना देखें, तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ थैंक यू सो मच साले बहुत मज़ा आया, ठीक है? और पढ़ते में। रहो अच्छी तरीके से नीट 2025 की तैयारी करो और परेशान होने वाली बात नहीं है जैसे कि साले ने कहा और प्रॉब्लम सबके साथ हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी के घरवाले उनसे काम करवाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जो आपके पास टाइम जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, तो पक्का ही पक्का तुम्हारा जो है सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, बाय-बाय।